गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, यू लर्न क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बायोलॉजी का एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें 6 to 10 तक आपको ऑल कवर किए जाएंगे, जिसमें आपको वन डे एग्जाम या फिर जो भी रेगुलर एग्जाम होता है उसमें आपको ये बहुत काम करेगा। इसलिए काम करेगा कि हम बिल्कुल बेस से उठा के आपको वहां तक लेके चले जाएंगे। फिलहाल आज मैं आपके सामने एक हार्मोन से रिलेटेड चैप्टर को लेके आया हूं और इसको आप देखिए और प्रमोट भी कीजिए। चलिए तो अब अपने लोग चलते हैं। आज एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है केमिकल मैसेजेस फॉर होमोस्टेसिस। अब इसके बारे में अपने लोग एक कन्वर्सेशन यहाँ पे एक स्टूडेंट का है, उनको लेके अपने लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये स्टूडेंट है और एक टीचर है, ये दोनों में आपस में कन्वर्सेशन हो रही है और ये कन्वर्सेशन में क्या हो रहा है उसको अपने लोग देखेंगे। हाउ इज इट, ये देखिए, हाउ इज इट दैट देर इज सो मच डिफरेंस इन हाइट बिटवीन दी टू। कहने का मतलब है ये लड़की इन दोनों को देखने के बाद इसका ये अंदाजा ये अपने टीचर से पूछ रही है कि ये आदमी और ये आदमी के बीच में कितना का डिफरेंस है, हाइट में कितना का डिफरेंस है। जैसा कि आप भी देख रहे होंगे और आपको भी अंदाजा लग रहा होगा और आपके भी माइंड में ये चल रहा होगा क्वेश्चन कि ये आदमी इतना छोटा है और ये आदमी इतना बड़ा है, आखिर ऐसा क्यों है। आपके भी मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों है। अब ये टीचर कह रही है, टीचर सेड दैट इट इज ए हार्मोन रिलेटेड इशू। अब अपने लोग ये टीचर कह रही है कि ये हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है। ये हार्मोन का ही वजह है जिसके कारण ये आदमी छोटा हो गया और ये आदमी बहुत बड़ा हो गया। आपको मालूम भी होना चाहिए ये दुनिया का सबसे छोटा आदमी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। माय डियर स्टूडेंट, आज हार्मोन से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। Did you notice the conversation between Ninu and Sina? Did you notice the conversation between Ninu and Sina about the picture on the science club notice board? साइंस क्लब के नोटिस बोर्ड में वो एक पिक्चर दिखाई गई थी ताकि बच्चों का जो है क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े। Haven't you heard of hormones? क्या आप हार्मोन्स के बारे में कभी सुने हैं या नहीं सुने हैं? Which are the hormones you know? लिस्ट देम। कहने का मतलब है आप किस हार्मोन के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं। जाहिर सी बात है आप इस फील्ड में हैं तो हार्मोन के बारे में आप जानते ही होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The endocrine system is an organ system that controls and coordinates all activities in the body. कहने का ये मतलब हुआ endocrine system एक organ system है जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। किसको कंट्रोल करता है? कोऑर्डिनेट्स करता है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स endocrine glands and their secretions called hormone. अब कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन सीक्रेट का काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड जिन चीजों को सीक्रेट करता है उसी को हम हार्मोन भी कह देते हैं। हार्मोन्स क्या होता है अब अपने लोग चलते हैं। हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटीज। कहने का मतलब है हार्मोन जो है एक तरह का केमिकल मैसेंजर है। अब मैसेंजर बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अपने लोग अगर किसी को मैसेज पहुंचाना है, पुराने जमाने में एक मैसेंजर हुआ करते थे
कि एक जगह से संदेश अगर दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो मैसेंजर क्या करता था, वो उसको अपने लोग देते थे मैसेज, और वो बहुत तेजी में पुराने जमाने में घोड़ा पे चढ़ के और दूसरे जगह उस मैसेज को ट्रांसफर करते थे। फिर दौर बीतता गया, दौर जब बीतता गया तो लेटर पे आ गया, उसके बाद जो है अपने लोग कंप्यूटर पे फैक्स भेजने लगे। लेकिन वो एक तरह अलग तरह का मैसेंजर होता है। मैसेंजर का मतलब होता है एक जगह से चीजों को दूसरे जगह ट्रांसफर करना, बस इसका साधारण मतलब यही है। मैसेंजर का मतलब यही समझना है कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। अब ये हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन्स क्या करता है कि हार्मोन्स एक तरह का केमिकल मैसेंजर है। हमारे शरीर में जो एक तरह का मैसेंजर है वो केमिकल मैसेंजर है, और ये क्या करता है, सेलुलर एक्टिविटीज जो होता है हमारे सेल के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है ना, इसी कारण होता है हार्मोन के वजह से। पॉइंट टू पॉइंट अपने लोग पढ़ेंगे ताकि कोई चीज का दिक्कत नहीं हो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव पार्टिकुलर डक्ट्स। अब कहने का मतलब है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास जो है कोई डक्ट नहीं होता है, कोई नली नहीं होती है। अब जब ये नली नहीं होगी तो उससे सिक्रेट कैसे होगा? तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये कैरी करता है हार्मोन टू वेरियस टिश्यू में है ही नहीं जो कैरी करेगा टिश्यू में, लेकिन हैंस दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन को अपने लोग डक्टलेस ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। हार्मोन को अपने लोग हार्मोन्स को अपने लोग डक्टलेस ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथि। इसको नलिका विहीन ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ना डायरेक्ट अपने लोग के ब्लड में, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड के थ्रू जो है ट्रांसफर किए जाते हैं, ब्लड में सिगरेट किए जाते हैं। हार्मोन बेसिकली क्या होता है, ब्लड में घुल जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड फंक्शन इन ऑल सेल्स, कहने का मतलब है जितने भी सेल्स में है सब में पहुंचता है। अब चलिए अब आगे अपने लोग बढ़ते हैं। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, फिर उसको समझा दी जाएगी। अब चलते हैं हार्मोन्स टू टारगेट सेल्स। हार्मोन्स रीच एवरी सेल इन द बॉडी, कहने का मतलब है कि हार्मोन जो होगा, हार्मोन पूरे शरीर के सेल में पहुंचता है। हार्मोन जो होता है पूरे शरीर के सेल में पहुंच जाता है। अरबों सेल हैं अपने लोग के शरीर में, पूरे में पहुंचता एज दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू ना ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब आपको याद रखना चाहिए कि हार्मोन्स जो होता है, ये हार्मोन्स आपके ब्लड के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं, या ब्लड के द्वारा सेल में पहुंचते हैं, ब्लड के द्वारा सेल में आपको पहुंचते हैं। बट ईच हार्मोन एक्ट ओनली अपॉन दो सेल्स विच हैव ए स्पेसिफिक रिसेप्टर। लेकिन जितने भी हार्मोन होते हैं सबके पास एक अलग अलग रिसेप्टर होता है। कहने का मतलब है, रिसेप्टर कहने का मतलब है कि अब जिनको जिन चीजों का काम है वो अपना एक्शन दिखाएगा, और जिसको नहीं है वो एक्शन नहीं दिखाएगा। सीधा समझिए, बात ये समझिए कि अगर हमको जिन चीजों की जरूरत है वो चीज हम अपने जरूरत के हिसाब से ले लिए, बाकी को छोड़ दिए। यही होता है इनके साथ। दी सेल्स विच आर एक्टेड अपॉन हार्मोन्स आर देयर टारगेट सेल। जो सेल में टारगेट करने का है वहीं पे ये टारगेट किया जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने लोग इसको समझते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, ये
इसमें ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, आप देख रहे हैं ब्लड है। अब इसी ब्लड में क्या होता है, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ये ब्लड है, ये ब्लड है। अब इसी में क्या हुआ, हार्मोन मॉलिक्यूल्स आ गया। ये सब जितना चीजें आपको दिख रही है ये हार्मोन मॉलिक्यूल्स है, ये हार्मोन मॉलिक्यूल्स है। और अपने लोग के शरीर में यानी कि सेल्स में हार्मोन रिसेप्टर ऑर्गन भी है, हार्मोन रिसेप्टर मेम्ब्रेन है। अब हार्मोन रिसेप्टर मेम्ब्रेन है सेल में, आप देख रहे हैं इस तरह से जाके हार्मोन जो होता है मिलता है ब्लड में। अपने लोग के शरीर में जो हार्मोन होता है ब्लड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे कि ये डक्टलेस है, डक्टलेस है, डक्टलेस है, नलिका विहीन है। इस वजह से ये ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं। और इसका एक अलग अपना रिसेप्टर मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे सेल चैप्टर में। Only those cells having a specific receptor can receive a specific hormone. जिस हार्मोन का जहां जरूरत हो वो अपना एक्सेप्ट कर लेगा उसको, बाकी को छोड़ देगा। Each hormone molecule binds with the receptor to form a हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है ये जो आप देख रहे हैं, ये हार्मोन रिसेप्टर मेम्ब्रेन है। और इसी के द्वारा ये जो होता है एक्टिवेट होता है। फॉलोइंग दिस एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड विद द सेल्स एंड सर्टेन चेंज अकर इन सेलुलर एक्टिविटी। उसके बाद मान के चलिए कि हम लोग जो है के शरीर में अलग अलग हार्मोन होते हैं। अब अपने लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, कौन हार्मोन से क्या काम होता है नहीं होता है उसके बारे में। अब किस हार्मोन में कौन सा एक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन होता है, उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। और जैसे ही ये घूमने के बाद ये इस तरह से इधर से उधर जाने के बाद ये क्या करता है, हार्मोन रिसेप्टर मेम्ब्रेन लेके, और उसके बाद इसमें क्या होता है एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाता है। एंजाइम्स एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, उसके बाद अलग अलग तरह के चेंज होते हैं। अलग अलग तरह के चेंज किस में होंगे, सेलुलर एक्टिविटीज होंगे। अगर अलग अलग तरह के चेंज होंगे तो उसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं अपने लोग यहां से शुरू करते हैं। अब अपने लोग आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद यानी कि जब हम खाना वाना खाते हैं तो खाना के बाद क्या होता है उसको अपने लोग देखेंगे। यू हैव लर्न दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन। जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन के बाद जो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होता है बनता है। जब हम लोग खाना खाएं, खाना खाने के बाद क्या बनेगा, वो चीजें आपस में खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद मुंह से ही मतलब डाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब डाइजेशन के पश्चात जो है अपने लोगों को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, आप लोग जानते हैं रिजल्ट में। फिर ये क्या होता है, गेट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। फिर ये क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। These glucose molecules must reach cells to produce energy। और उसके बाद क्या होता है, ये ग्लूकोज प्रत्येक मोलिक्यूल्स में, ब्लड मोलिक्यूल्स में ये जाके एनर्जी प्रदान करता है। दी ग्लैंड कॉल्ड पेनक्रियाज प्लेज अ मेजर रोल इन दिस एक्टिविटी। और इस क्रिया में पेनक्रियाज जो है एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। पेनक्रियाज, हैव यू ट्राइड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। क्या आपको पता है कि पेनक्रियाज का कितना अहम रोल होता है डाइजेशन के प्रोसेस में। चलिए तो अपने लोग देखते हैं। ये जो है पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज है, आप देख रहे हैं। पेनक्रियाज को यहां पे जो है इसको इसी का ये दिखाया गया है। अब पेनक्रियाज में देखिए इसमें अल्फा और बीटा सेल है। ये जो है ये जितना भी ब्लू कलर में है ये बीटा सेल है, और ये वाला जो है ये रेड रेड में जो आपको दिख रहा है ये अल्फा सेल है, ये अल्फा सेल है। इसी को हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज में क्या करते हैं आपको अभी देखते हैं।
ये एक तरह का ग्लैंड है। पेनक्रियाज इज द ग्लैंड दैट इज कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम। ये किससे जुड़ा हुआ है? ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है। ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ। पेनक्रियाज किससे जुड़ा होता है? ड्यूडेनम से जुड़ा होता है पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज जो होता है ये एक ग्लैंड है, और ये ग्लैंड क्या है? ये जो है स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद आप बीटा सेल के बारे में जानते हैं। ये जो बीटा सेल है, जो आप ब्लू वाले कलर से आप देखे थे, ये जो आप बीटा सेल, ये जो बीटा सेल आप ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है बीटा सेल, ये बीटा सेल है। अल्फा और बीटा भी होता है। अल्फा सेल होता है ये वाला कलर, और ये आप देख रहे हैं कि पेनक्रियाज इज द ग्लैंड दैट कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है पेनक्रियाज, आप देख रहे हैं ये ड्यूडेनम हो गया और इससे ये जुड़ा हुआ है। और ये क्या होता है? स्टोमक से जुड़ा होता है। दी बीटा सेल्स इन द सेल्स क्लस्टर। सेल्स क्लस्टर होता है, आप टिश्यू को सेल क्लस्टर के नाम से जानते हैं। जहां बहुत सारे सेल मिलते हैं उसी को हम सेल क्लस्टर बोलते हैं। तो बहुत सारे सेल को हम टिश्यू के नाम से जानते हैं, तो आप इसको आप टिश्यू भी कह सकते हैं। टिश्यू ऑफ दिस ग्लैंड कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जैसे ही बीटा सेल का क्लस्टर मिलता है, आप यहां देख रहे हैं ये भी बीटा सेल, ये भी बीटा सेल, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बीटा सेल हैं। ये टोटल के टोटल आपको बीटा सेल है। इसी बीटा सेल के क्लस्टर को हम क्या बोल देते हैं? इसी बीटा सेल के क्लस्टर को हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। यही बीटा सेल के क्लस्टर को हम क्लस्टर ऑफ बीटा सेल, यही क्लस्टर ऑफ बीटा सेल को हम क्या? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव भी कवर हो रहे हैं कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसको कहते हैं। इसमें रहेगा ऑप्शन में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्लस्टर ऑफ बीटा सेल। अब देखिए, दिस ग्लैंड कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन। अब ये क्या करेगा? ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर ये बीटा सेल क्या करेगा? ये बीटा सेल जो है हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन हार्मोन इससे प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन हार्मोन। और ये जो अल्फा सेल है, ये वाला जो आप अल्फा सेल देख रहे हैं, ये अल्फा सेल क्या करता है? ये हार्मोन ग्लूकागोन इससे रिलीज होता है। अब आप जैसा कि आपको देख लिए कि ये जो है ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम से ये पेनक्रियाज जुड़ा हुआ है, और ये पेनक्रियाज का ही है, ये पेनक्रियाज ही है। और ये पेनक्रियाज में अल्फा सेल होते हैं और बीटा सेल होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये बीटा सेल जो होता है, ये बीटा सेल, हम बीटा सेल के क्लस्टर को, यानी कि जहां बहुत सारे बीटा सेल मिलते हैं, उस क्लस्टर को हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है? ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करता है? ये आपको ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन। दूसरी बात, आप यहां देख रहे हैं अल्फा, तो इससे क्या होता है? इससे ग्लूकागोन निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट होता है। तो आप इन चीजों को जान गए कि पेनक्रियाज में। अब इससे बेहतर जो है, आप यहां पे देखिए, इसके जरिए आप समझिए, ये जो है ये ड्यूडेनम है और ये पेनक्रियाज हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ड्यूडेनम से ये पेनक्रियाज जुड़ा हुआ है, ये यहां से ये पेनक्रियाज जुड़ा हुआ ड्यूडेनम से, और ये ड्यूडेनम से। अब इस पेनक्रियाज की बात करते हैं। ये पेनक्रियाज जो है बहुत अपने शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड भी है, बड़ा ग्लैंड। अब ये पेनक्रियाज क्या करता है? ये अल्फा सेल और बीटा सेल पेनक्रियाज में होते हैं। अब बीटा सेल क्या होता है? बीटा सेल का क्लस्टर, यानी कि जहां बहुत सारे बीटा सेल रहते हैं, उसी को हम क्लस्टर के नाम से जानते हैं। ये बीटा सेल क्या करता है? आपको इंसुलिन हार्मोन निकालता है। तो आपको पता चल गया, ओ ये जो है क्या कहते हैं, पेनक्रियाज से दो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, वो भी दो जगह से हो रहा है। एक बीटा सेल है और एक अल्फा सेल है। अल्फा यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये अल्फा सेल और बीटा सेल किसका है पार्ट्स? ये पेनक्रियाज का। और ये बीटा सेल से क्या हो रहा है? ये बीटा सेल से आप देख रहे हैं, ये बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन हो रहा है, और अल्फा सेल से
अल्फा सेल से आपको ग्लूकागोन। अब समझ में आ गया कि इन पेनक्रियाज से दो तरह के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एक इंसुलिन हार्मोन, एक ग्लूकागोन हार्मोन। चलिए अब आगे की तरफ अपने लोग बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, ये इंसुलिन हार्मोन जिनके बारे में अपने लोग पढ़े थे, ये क्या करता है, सेलुलर क्रिया करता है ग्लूकोज और मॉलिक्यूल से। दूसरी बात है, ये क्या करता है, कन्वर्ट्स ग्लूकोज, ग्लूकोज को किस में, ग्लाइकोजेन में बदलता है। ग्लूकोज को किस में बदल रहा है, ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजेन में बदल रहा है। यहां पे देखिए, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजेन, ये ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में बदल रहा है। ये इंसुलिन हार्मोन में, इंसुलिन हार्मोन जो अल्फा, इससे क्या होता था, बीटा सेल निकाल रहा था, बीटा ये, और उसके बाद ये ग्लूकागोन जो होता है इससे अल्फा सेल निकाल रहा था, अल्फा सेल, और ये बीटा सेल। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन जो है कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, पहली बात। अब दूसरी बात, ग्लूकागोन कन्वर्ट्स दी ग्लाइकोजन, इसमें ग्लाइकोजन जो है स्टोर होते हैं लीवर में, लीवर में स्टोर होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ये कन्वर्ट्स दी ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लीवर टू ग्लूकोज। दूसरी बात है, ये क्या करता है, सिंथेसाइज ग्लूकोज फॉर्म एमिनो एसिड, ये क्या करता है, ग्लूकोज को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, ये ग्लूकागोन। अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग। आपको मालूम है कि नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज का जो हमारे ब्लड में होना चाहिए 70 से 110 mg पर 100 ml होना चाहिए, यही रहता है 70 से 110 mg per 100 ml. The level of glucose in blood is mentioned by the combined action of insulin and glucagon. इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों कंबाइंड होते हैं, दोनों। दूसरी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये लेवल ऑफ ग्लूकोज का जो ब्लड में होना चाहिए वो जो है आपको देख रहे हैं 70 से 110 mg पर 100 ml, ये हो गया। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो हाई होगा, इससे जा रहा है कम तो कम होगा, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन। इस तरह से अब अपने लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, व्हेन इंसुलिन फेल्स, जब हाउ डज द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, या इनएबिलिटी ऑफ सेल्स टू यूज इंसुलिन अफेक्ट द बॉडी, या हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को, जो क्या करता है, सेल्स इंसुलिन की कमी को कमी के बाद क्या होता है, या हमारे शरीर में जब इंसुलिन की कमी होती है तो क्या होता है, इसी के बारे में अपने लोग डिस्कस करेंगे। डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन ड्यू टू दी डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, जैसे ही बीटा सेल खत्म होता है तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही बीटा सेल, अब यहां पे आप देखिए, जैसे ही बीटा सेल कमेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन कमेगा, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, कमेगा। आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होगा, बीटा सेल खत्म होगा, इंसुलिन बनना कम हो जाएगा। दूसरी बात है, जैसे ही ये लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड रेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, जैसे ही इंसुलिन बढ़ता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड इज एक्सपेल्ड थ्रू यूरिन, जैसे ही बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनने लगा हमारे शरीर में तो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। नॉर्मली देयर इज नो ग्लूकोज इन यूरिन, लेकिन नॉर्मल रूप से हमारे यूरिन में कोई ग्लूकोज नहीं होता है। डायबिटीज इज clinically referred to as condition when the level of glucose before breakfast is above
126 mg पर 100 ml। अगर कोई इंसान ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बिना ब्रेकफास्ट के अगर उसका लेवल जो होता है 126 mg पर 100 ml होता है, तो उसको अपने लोग क्या कहते हैं, उसको कह देते हैं कि इसको जो है डायबिटीज हो गया। इससे जब बढ़ने लगता है तो of blood, increased appetite and thirst and frequent urination are the major symptoms of diabetes। अब दूसरी बात है, क्या उस पेशेंट को क्या होने लगता है, जैसे इससे अप होने लगता है तो उसका जो है भूख बढ़ जाता है। क्या होता है, सबसे पहली बात है कि जिस इंसान को अब डायबिटीज हो रहा है तो उसको क्या होता है, भूख बढ़ जाता है, प्यास बढ़ जाती है और यूरिन बार बार होने लगता है। क्या होता है, यूरिन बार बार होने लगता है, यही लक्षण है। अब आगे चलते हैं अपने लोग। The blood test that precisely determines the level of glucose in blood for 3 months plays a crucial role in the diagnosis of diabetes। तो अपने लोग को बहुत सारी तरह के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, इस तरह से ये इन ब्लड फॉर 3 months प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। और उसके बाद अलग अलग लेवल में अपने लोग जांच करते हैं। दूसरी बात है कि अब अपने लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, देखिए डायबिटीज की अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। द रीजन फॉर टाइप 1 डायबिटीज इज द डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जैसे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन डिफेक्ट हो रहा है तो टाइप ए हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल बाय टी लिम्फोसाइट्स, ए काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। ये टी लिम्फोसाइट क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, बस इतना मान के चलना है कि ये व्हाइट ब्लड सेल है। प्रोवाइडिंग इंसुलिन इन प्रॉपर क्वांटिटी इज द ट्रीटमेंट मेथड। द रीजन फॉर टाइप 2 डायबिटीज इज द इनेबिलिटी ऑफ टारगेट सेल्स मेक यूज ऑफ इंसुलिन। उसके बाद उसको इंसुलिन लेने पड़ते हैं। ओबेसिटी एंड जीन डिफेक्ट्स आर द रीजंस फॉर दिस डिजीज। उसके बाद कभी कभी जीन डिफेक्ट भी होता है। दिस कैन बी कंट्रोल थ्रू एक्सरसाइज के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ फूड में भी, अगर हम फूड को भी अच्छे तरह से कंट्रोल कर लें तो उससे भी डायबिटीज कंट्रोल हो सकते हैं। और उसके बाद मेडिसिन का भी यूज होना चाहिए अगर जरूरत पड़े तब। दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन जो है ज्वाइंटली ऑब्जर्व्स November 14 एज वर्ल्ड डायबिटीज डे एवरी ईयर। तो अब आपको मालूम हो गया कि वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है, जो हमको WHO रिकमेंड किया 14 नवंबर 14। अब 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाए जाते हैं। और ये इसलिए मनाए जाते हैं, कोई भी दिन इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि उससे क्या हो, अवेयरनेस हो, हम मानव में या हम लोगों में अवेयरनेस हो, जिससे क्या करते हैं डायबिटीज जो इंक्रीज हो रहा है उस पर हम लोग कंट्रोल करें। ये जो आपको ब्लू सर्किल दिखाई दे रहा है ना, तो ये ब्लू सर्किल जो है ये डायबिटीज का लोगो है, नवंबर 14 वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब आई थिंक आपको मालूम हो गया अल्फा सेल, बीटा सेल, और अल्फा और बीटा इससे क्या क्या हार्मोन मतलब हार्मोन निकल रहे हैं या स्रावित हो रहे हैं, ये आपको पता चल गया। अब अपने लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये अपने लोग देखते हैं। दी एनाबॉलिक और केटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक प्रोसेस को अपने लोग मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। इसी दोनों को सम्मिलित रूप से अपने लोग क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म। प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर कॉमनली रेफर्ड एज मेटाबॉलिज्म। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म यानी कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम लोग कॉमनली रूप से मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। ये भी क्या होता है, हार्मोन के कंट्रोल में होता है। द थायराइड ग्लैंड इज द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज।
अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है? तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड और दी मेन एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज दी मेन एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मतलब कंट्रोल करता है। अब देखिए इसका पोजीशन आप देख लीजिए, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे आपको देखे, दी थायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स 2 हार्मोन्स। अब थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट करते हैं। अब आपको मालूम हो गया पेनक्रियास भी 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट कर रहे थे, ये भी 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं। ये वो जो आप देखे थोड़ी देर पहले, आप जब देखे कि पेनक्रियास से 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं, ये भी, एक तो थायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब आपको मालूम हो गया कि 2 तरह के हम लोग जो हार्मोन, 4 तरह के हार्मोन पढ़ रहे हैं, 4 तरह के हार्मोन पढ़ लिए हैं, ये कहां से निकल रहा है इसके बारे में अपने लोग जान चुके हैं। दूसरी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे देख लेते हैं अपने लोग। अब ये एक तरह का आप देख लीजिए, ये एक तरह का कंडीशन है, दूसरा एक तरह का ये कंडीशन है। इसको अपने लोग देख लेते हैं। इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। दिस इज ए कंडीशन इन विच द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन डिक्रीज। जैसे ही थायरोक्सिन का प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है, जैसे ही थायरोक्सिन का प्रोडक्शन, थायरोक्सिन हार्मोन जैसे ही कम होगा, जैसे ही थायरोक्सिन हार्मोन कमेगा, ये क्या होगा, इस तरह का कंडीशन, दी डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन ड्यूरिंग द फेटल स्टेज, यानी कि बच्चा या फिर इन्फेंसी के दौरान ये जब कम होता है, या फिर फेटल स्टेज में, यानी कि जायगोट बनता है, जायगोट से फिर उसका डेवलपमेंट होता है और फेटल स्टेज में जाता है, और फेटल और इन्फेंसी स्टेज में जैसे ही कोई प्रेग्नेंट लेडी को ये सब हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है, तो ये स्टेज यानी कि क्रेटिनिज्म देखने को मिलते हैं। दिस कंडीशन इज क्रेटिनिज्म, प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ द थायरोक्सिन इन। ये तो हो गया बच्चा में, जैसे ही फेटल स्टेज में कमेगा तो एक तरह की बीमारी होगी जिसको हम लोग क्रेटिनिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरा, अगर किसी मतलब वयस्क में, अगर किसी वयस्क में, अगर एडल्ट में ये हो रहा है कंडीशन, जब ऐसा कंडीशन हो रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन कम हो रहा है, तो उसको जो है मिक्सोएडिमा हो जाता है। मिक्सोएडिमा आप देख रहे हैं इस तरह का। लो मेटाबॉलिक रेट, लो मेटाबॉलिक रेट, स्लगिसनेस, इंक्रीज इन बॉडी वेट। जैसे ही ये बढ़ता है, ये लो मेटाबॉलिक रेट जैसे ही हुआ, ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बॉडी वेट का बढ़ना, हाइपरटेंशन का बढ़ना, इन्फ्लामेशन का बढ़ना, और बॉडी टिश्यू का इधर से उधर गड़बड़ाना, या उस तरह की कोई और बीमारियां हो सकती है। और एक तरह की बीमारी है जिसको हम लोग हाइपरथायरोइडिज्म के नाम से जानते हैं। दिस इज अ कंडीशन इन विच ऑल लाइफ एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द थायरोक्सिन एक्सेलरेट। जैसे एक्सेलरेशन के बारे में आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो दिस इज ए कंडीशन इन विच लाइफ एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द थायरोक्सिन एक्सेलरेट। जैसे ही थायरोक्सिन एक्सेलरेट होगा और जितने भी लाइफ एक्टिविटीज हैं, वो कंट्रोल करते हैं थायरोक्सिन एक्सेलरेट के कारण। कंटिन्यूअस होता है या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है थायरोक्सिन का, तो ये क्या होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट राइज, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सेसिव पसीना होता है, बहुत ज्यादा पसीना होता है, इंक्रीज हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट बढ़ता है, उसके बाद वेट लॉस होता है, यानी कि वजन का कमना भी हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, कभी कभी वो जो है इमोशनली जो है इधर से उधर हो जाएंगे। ये मेजर तरह के सिम्टम होते हैं जब ये थायरोक्सिन एक्सेलरेट यानी कि जब बढ़ जाते हैं। थायरोक्सिन जैसे ही एक्सेलरेट होगा, बढ़ेगा, तो उसके वजह से क्या होगा,
आपको पूछे जाएंगे कि थायरोक्सिन बढ़ता है तो क्या होता है, थायरोक्सिन कमता है तो क्या होता है। थायरोक्सिन कमता है तो क्रेटिनिज्म होता है बच्चा में, फेटल स्टेज में। जैसे ही इसमें कमेगा तो इसमें मिक्सोइडिमा हो जाएगा। जैसे ही अगर अपने लोग में थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ता है तो हाइपर थायरोइडिज्म के नाम से जानते हैं। अब ये हाइपर थायरोइडिज्म क्या होता है, ये इससे क्या होता है, इससे आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे ये बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन जैसे बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पसीना बहुत ज्यादा आने लगेगा। उसके बाद हार्ट बीट बढ़ने लगेगा, वेट लॉस भी हो सकता है, इमोशनल इनबैलेंस होगा। ये सब मेजर सिम्टम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप देख रहे हैं, ये ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब आप देखे होंगे कभी किसी लोग को जब गले में बहुत ज्यादा मांस बढ़ जाता है तो उसी को ग्वाइटर बोल देते हैं अपने लोग साधारणतः। ये ग्वाइटर में क्या होता है, आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन के ही अंतर्गत पड़ रहे हैं। आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में। द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन इज ब्लॉक्ड इन द एब्सेंस ऑफ आयोडीन। जैसे ही आयोडीन की कमी होती है, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन जो होता है बिल्कुल बंद हो जाता है। इन एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मोर थायरोक्सिन द थायराइड ग्लैंड इनलार्ज, तब वो क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। इसी कंडीशन को अपने लोग ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात है, आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है थायरोक्सिन के निर्माण में। जैसे ही प्रोडक्शन थायरोक्सिन का कम होता है आयोडीन की कमी की वजह से, तो क्या होता है, प्रोड्यूस मोर थायरोक्सिन। ये कोशिश करता है कि हम बहुत ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बनाएं और उसी क्रम में बढ़ जाता है। इसी को अपने लोग थायराइड ग्लैंड क्या होता है, लार्ज हो जाता है। इसलिए लार्ज होता है कि हम थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बना ले, लेकिन आयोडीन के एब्सेंस में वो न बना के थायरोक्सिन हार्मोन वो ज्यादा फूल ही जाता है। इसी को अपने लोग ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। अब चलिए अब यहां पे देखिए, रेगुलेशन ऑफ लेवल ऑफ कैल्शियम। द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज 9 to 11 mg पर 100 ml। मतलब किसी भी इंसान का, एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 9 से 11 mg पर 100 ml। पर 100 ml में 9 से 11 मिलीग्राम होना चाहिए। व्हेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इंक्रीज, जैसे ही ये लेवल बढ़ जाता है, 9 से 11 से जैसे ही 13, 14, 15 होता है, दी थायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स ए हार्मोन नेम्ड कैल्सिटोनिन। जैसे ही ये लेवल बढ़ता है, 9 to 11 से जैसे ही बढ़ेगा तो ये क्या होगा, एक तरह का थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो यहां पे होता है एक तरह का कैल्सिटोनिन हार्मोन निकालता है। इट लोअर द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, व्हाट हैपेंस। तो जैसे ही ये ज्यादा बढ़ाएगा, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसको कैल्सिटोनिन कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा जो होती है ब्लड में 9 to 11 mg पर 100 ml से वो ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ये क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित हो रहा है। जैसे ही फिर ये तो हुआ क्या, बढ़ गया, जैसे ही कमता है तो क्या होता है, जैसे ही ये कमेगा तो पाराथायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड पाराथॉर्मोन। अब इसके जस्ट पीछे में पाराथॉर्मोन ग्लैंड होता है, इसके जस्ट पीछे में एक तरह का क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे में पाराथायरॉइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड के पीछे में पाराथायरॉइड ग्लैंड होता है। जैसे ही कैल्शियम की मात्रा कमेगी, वो पाराथायरॉइड ग्लैंड क्या करेगा, पाराथॉर्मोन हार्मोन, क्योंकि पाराथायरॉइड हार्मोन से निकल रहा है, इस वजह से अपने लोग क्या करते हैं, अपने लोग इसको यहां देख लीजिए, पाराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको पाराथॉर्मोन
हार्मोन कह देते हैं अपने लोग। दिस हार्मोन इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। और ये क्या करता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन, ये क्या करता है, ये पैराथॉर्मोन हार्मोन कैल्सिटोनिन ये इंक्रीज करता है कैल्शियम की ब्लड में। और द एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन इज एंटागोनिस्टिक। और जैसे ही ये दोनों यानी कि एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन, अब इससे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकल रहा है और पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन हार्मोन निकल रहा है। ये दोनों कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन को अपने लोग क्या बोल देते हैं, दी एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। ये दोनों जैसे ही एक्शन में आता है इसको अपने लोग बोल देते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या बोल देते हैं, एंटागोनिस्टिक। आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं इन चीजों को दोहरा रहा हूं क्योंकि आप लोग को हो सकता है कि थोड़ी कठिन लगे, और कठिन है भी, लेकिन इसको एक अच्छे तरह से समझ लीजिए। आपको मालूम है कि थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखिए, आप गौर कीजिए, आप देखिए, ये हुआ थायराइड ग्लैंड, ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग है, ये हुआ थायराइड ग्लैंड। और ये पैराथायराइड ग्लैंड के जस्ट अपोजिट में ये पैराथायराइड ग्लैंड है। आपको मालूम है थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एक तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको अपने लोग कैल्सिटोनिन के नाम से जानते हैं, पहली बात। चलिए अब कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा, पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो है थायराइड ग्लैंड पहले चला गया और ये रहा आपको ये देखिए थायराइड ग्लैंड। आप देखें थायराइड ग्लैंड से क्या निकल रहा है, वो कहीं चला गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसा कि आप देख लिए हैं कि थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स ए हार्मोन नेम्ड कैल्सिटोनिन। आपको मालूम है यहाँ पे अंडरलाइन हो गया, कैल्सिटोनिन हार्मोन ये सेक्रेट करता है। दूसरी बात आप ये देख लिए हैं कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, ये पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये बिहाइंड होता है थायराइड ग्लैंड के। इससे क्या होता है, एक तरह का पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होता है ये निकलता है। और ये दोनों के सम्मिलित रूप से ये जब एक्शन करता है तो इसको अपने लोग क्या बोल देते हैं, कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन ये जो थायराइड ग्लैंड निकलता है और पैराथायराइड ग्लैंड जो पैराथॉर्मोन निकलता है, ये पैराथॉर्मोन हो गया और कैल्सिटोनिन, ये दोनों के सम्मिलित रूप को अपने लोग ये जब दोनों एक्शन करते हैं तो इसको एंटागोनिस्टिक के नाम से जानते हैं। और माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि अपने लोग जो 4 हार्मोन पढ़े हैं, 4 हार्मोन में जो पढ़े हैं, इस 4 हार्मोन को अगर आप फिर से एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा और आपको पता लग गया होगा कि थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या होता है। और उसके बाद लीवर में जो पेनक्रियाज होता है, उस पेनक्रियाज में 2 तरह के हार्मोन होते हैं, वो क्या क्या, मतलब अपने लोग कुल मिला के अभी 4 तरह के हार्मोन पढ़े हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए क्योंकि उससे मेरी हौसला भी बढ़ेगी और मैं आपके लिए बराबर और डेली में क्लास लेके आता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद। सर जी हाँ।